हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में यानी 31 मई 2025 को हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सांग्रीला डायलॉग के दौरान सिंगापुर गए हुए थे और वहां ब्लूमबर्ग टीवी और राइटर्स, ये जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और इन इंटरव्यूज के दौरान जनरल अनिल चौहान ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में हमें कुछ लॉसेस हुए हैं। अब उनके इस स्टेटमेंट की वजह से देश में मानो उथल पुथल मच गई है, खासकर हमारे पॉलिटिकल सेक्टर में, मीडिया में, सोशल मीडिया में कई अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं। क्या है ये और क्या महत्व है सीडीएस जनरल अनिल चौहान के स्टेटमेंट का, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले सीडीएस ने क्या कहा यह मैं आपको बताता हूं। बस उनसे जो सवाल पूछे गए और उन्होंने उसके जो जवाब दिए, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं। यह ब्लूमबर्ग टीवी को दिया हुआ इंटरव्यू है। सवाल यह है कि जनरल, एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। क्या पाकिस्तान ने एक या अधिक भारतीय जेट मार गिराए हैं? क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? इसमें सीडीएस ने जवाब दिया है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जेट गिरे हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वो क्यों गिरे हैं। फिर उनसे सवाल किया गया, क्या कम से कम एक जेट गिरा है? इस पे सीडीएस ने जवाब दिया है, अच्छी बात यह है कि हमें हमारी टैक्टिकल मिस्टेक पता चली, हमने उसे सुधारा, लागू किया और अगले 2 दिनों में अपने सभी जेट्स उड़ाए और लंबी दूरी तक निशाना साधा। उनसे फिर सवाल किया गया, पाकिस्तान दावा करता है कि 6 भारतीय जेट्स मार गिराए, क्या यह सही है? सीडीएस ने जवाब दिया, बिल्कुल गलत, और यह जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो क्यों गिरे, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमने उसके बाद क्या किया यह महत्वपूर्ण है। इस तरह से कुछ उनका इंटरव्यू हुआ और इसके बाद जब ये इंटरव्यू रिलीज हुआ तो कई सारे जो राजनीतिक पक्ष है उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए और उन्होंने सरकार से यह मांग करनी शुरू कर दी कि सरकार इस मुद्दे पर, यानी भारतीय जेट्स पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने के मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे। विपक्ष की जो पार्टियां हैं और देश की जनता जो है उसके सामने खुल के जो ये जानकारी है वो रखे। इसके पीछे का एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड ये है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो हमने पाकिस्तान को यह कन्वे कर दिया था कि हम सिर्फ टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरर बेसेस जो है, हम सिर्फ उसे टारगेट करने जा रहे हैं, आप इसमें बीच में मत आइए। अब कांग्रेस ने इस स्टेटमेंट को मुद्दा बना लिया और सरकार को कुछ सवाल पूछे, जैसे कि ये पाकिस्तान को जो जानकारी देने वाली बात है एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, ये किसने ऑथराइज किया है और इस वजह से हमारे कितने जेट्स पाकिस्तान द्वारा मार गिराए गए हैं। इसके बाद जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दिया था, जस्टिफिकेशन अपना दिया था और ये बातें मीडिया में आ चुकी है। मैं समझता हूं कि हम सब जानते हैं कि क्या चला है उसके बाद। अब इस बैकग्राउंड में जब सीडीएस का ये स्टेटमेंट आया कि हमारे फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, तो फिर से जो राजनीतिक क्षेत्र है हमारा उसमें फिर एक तरह से एक बड़ा सैलाब आया है और ये अभी भी चल रहा है। देखिए, सीडीएस का स्टेटमेंट समझने की हमें जरूरत है। सीडीएस ने अपने स्टेटमेंट में कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने हमें लॉसेस हुए इस बात से इनकार नहीं किया है। उन्होंने यह माना है, ऑनेस्टली यह माना है कि ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ
तो इनिशियल फेज में, शुरुआती दौर में हमें लॉसेस हुए हैं। पर यह ऐसा नहीं है कि सीडीएस ने कुछ तो नई बात कही है जो अभी तक किसी ने कही नहीं थी या उसे छुपा के रखा गया था। मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाता हूं कि 11 मई को जो हमारे डायरेक्टर जनरल है एयर ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस और नेवल ऑपरेशंस, उनकी दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और इस दौरान हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती जो है, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने भारतीय जेट्स मार गिराए हैं, इस पे आपका क्या कहना है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, यानी जहां संघर्ष चल रहा है, जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, वहां लॉसेस होना ये नेचुरल है और हमारे तरफ भी लॉसेस हुए हैं। उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया था कि क्या लॉसेस हुए और कितने हुए। सेम यही स्टैंड सीडीएस ने रखा है। हाल ही में जब सीडीएस का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी। हां, उन्होंने पाकिस्तान की इस बात का खंडन जरूर किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट्स गिराए। उन्होंने क्लियरली इसके लिए कहा कि बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ये जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस ए.के. भारती जी ने 11 मई की अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, और अभी सीडीएस जो कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है सिंगापुर में, ये कोई हमारी पॉलिसी में कोई शिफ्ट आ गया है, ये नहीं है। हमारी पॉलिसी हमेशा से रही है कि हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे गवर्नमेंट काफी ट्रांसपेरेंट रहे हैं जंग के दौरान भी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस वक्त भी हमारे कुछ लॉसेस हुए थे और ये हमारी ही गवर्नमेंट ने, हमारे फोर्सेस ने मीडिया के जरिए इसे देश के लोगों तक पहुंचाया था। जैसे कारगिल युद्ध के दौरान हमारा एक MI-17 हेलीकॉप्टर जो है, उसे सरफेस टू एयर मिसाइल से टारगेट किया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और यह हमारी गवर्नमेंट ने इसकी जानकारी खुद लोगों को दी थी। इसी कारगिल युद्ध के दौरान हमारा एक MiG-27 फाइटर एयरक्राफ्ट भी गिराया गया था और यह भी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे फोर्सेस ने एक्सेप्ट किया और देश के सामने यह जानकारी रखी। तो यह हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है कि अगर हमें लॉसेस आते भी है तो हम वो मानते हैं, हम उसे डिनाई नहीं करते हैं। अनलाइक पाकिस्तान जो अपने मरे हुए सैनिकों की लाशें लेने से भी मना कर देता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसपेरेंसी हमारी गवर्नमेंट ने और फोर्सेस ने हमेशा से, वो गवर्नमेंट किसी भी पक्ष की हो, हमेशा से ऐसे समय में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता जो है वो मेंटेन की है। सीडीएस का ये जो स्टेटमेंट है, ये इसी को दर्शाता है। सोशल मीडिया पे या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ लोगों के ये सवाल है कि सीडीएस का ये रिविलेशन जो है, ये जानकारी जो सीडीएस दे रहे हैं, वो सिंगापुर में क्यों दे रहे हैं, या फॉरेन मीडिया आउटलेट जो है ये जानकारी उन्हें क्यों दी जा रही है, हमारे देश में और हमारे देश के जो मीडिया आउटलेट्स है, ये उनके सामने ये सीडीएस ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। अब इसका सिंपल आंसर ये है कि सीडीएस सांग्रीला डायलॉग के लिए सिंगापुर गए हैं। वो कोई प्रेस ब्रीफिंग या मीडिया इंटरेक्शन के लिए सिंगापुर नहीं गए थे। वो सांग्रीला डायलॉग जो कि एक ग्लोबल इवेंट है, कई बड़े देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, मिलिट्री पर्सनल्स इस दौरान वहां आते हैं। कई सारे फोरम्स में बातचीत चलती है, व्यूज एक्सप्रेस किए जाते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। ये उस इवेंट के लिए वहां गए थे। इस दौरान उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए और उन इंटरव्यूज के दौरान उन्हें जो सवाल पूछे गए, उन्होंने उसके जवाब दिए। ये सवाल हमारे मीडिया आउटलेट्स ने पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, ये उन्हें खुद सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जानकारी पहले बाहर दी गई। जैसे कि मैंने बताया कि 11 मई को हमारे ही देश में, दिल्ली में, जो डायरेक्टर जनरल्स हैं ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, एयर ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस, उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, उसमें भी ये सवाल आया था और उन्होंने भी जिस तरह का जवाब सीडीएस ने दिया, लगभग उसी तरह का जवाब डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस ने दिया था कि लॉसेस हुए हैं, डिनाई नहीं किया।
पर इससे ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। साइटिंग दैट उन्होंने ये रीजन दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और इसीलिए फॉर टैक्टिकल रीजंस हम ज्यादा डिटेल्स नहीं रिवील कर सकते हैं। यही स्टैंड सीडीएस का रहा और हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। हम जानते हैं कि कल परसों ही जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पे मॉक ड्रिल हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर और गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो गया या कंक्लूड कर रहे हैं हम, ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। तो ऑब्वियस है कि जो स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दिए जा रहे उसके पीछे का रीजन ये है। पर मुझे इतना यकीन जरूर है कि जब कभी गवर्नमेंट को, हमारे आर्म फोर्सेस को लगेगा कि सही समय आ गया है तो इसके डिटेल्स दी जाएंगी। कुछ और एलिगेशंस हो रहे, जैसे कि सीडीएस ने अभी अभी जो जानकारी दी है, इसके वजह से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है या वो जो नैरेटिव सेट कर रहा है वो मजबूत हुआ है। इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सीडीएस इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं भी देते तो पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो फिर भी काम करती और वो कर रही है। और ये अभी की बात नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर और इसी दौरान की बात नहीं, ये उनका हमेशा का रहा है। ये उनकी फितरत है, प्रोपेगेंडा फैलाना, मिस इंफॉर्मेशन फैलाना, ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान का रवैया ऐसे है, हार जाओ मगर ढोल बजाओ। हमेशा का उनका यह रवैया रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1965 वॉर, जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था, उन्हें जम्मू कश्मीर पे कब्जा करना था और वो उसमें नाकामयाब हो गए। उसके बाद में हम जानते हैं कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ एंड ऑल दैट। अब ये लोग उसे भी भले ही हार गए, उसमें कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी हर साल वो 6 सितंबर को डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे ऐसा उसे ऑब्जर्व करते हैं और एक तरह से अपनी विक्ट्री जो है वो प्रोक्लेम करते हैं। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। दूसरी बात, पाकिस्तान में ये एक तरह से कंपल्शन है कि वो प्रोपागेंडा फैलाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इज अ बनाना डेमोक्रेसी, यानी नाम मात्र डेमोक्रेसी, एक झूठी डेमोक्रेसी है। इट इज एक्चुअली अ मिलिट्री डोमिनेटेड स्टेट। वहां पे चलता सब कुछ मिलिट्री का ही है। अब ये मिलिट्री को खुद को रिलेवेंट प्रूव करने के लिए ये इस तरह की प्रोपेगेंडा की उनको जरूरत पड़ती है और वो फैलाते हैं। खासकर अब जब आसिम मुनीर ने खुद को प्रमोट कर लिया है एज फील्ड मार्शल, तो उन्हें ऐसा प्रोपेगेंडा जरूरी है ताकि वो अपनी विक्ट्री दिखा सके, उसे प्रूव कर सके अपने लोगों के सामने। बाकी जो स्टेक होल्डर्स है जैसे कि चाइना, उनके सामने, तो ये वो करते रहेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। हम एक सक्रिय लोकतंत्र है। हमारी सरकार और सरकार के जितने भी अंग हैं वो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। दे आर अकाउंटेबल टू पीपल। हम ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकते, हम डिनायल मोड में नहीं जा सकते। अगर लॉसेस हुए हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि हमारी जो इंडियन सिटीजनरी है, हमारे जो लोग हैं, वो इतने मैच्योर जरूर है कि वो ये समझते हैं। हम अपने फोर्सेस के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरी बात, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। हम एक जिम्मेदार देश है। आप देखिए, जब 11 मई को हमारे डीजीएमओस जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग ली, उन्होंने जब जानकारी दी विद एविडेंसेस, उसके अगले ही दिन इसी तरह की प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान में ली गई। उनके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है, एयर ऑपरेशंस, नेवल ऑपरेशंस वगैरह, वो भी वहां थे। वहां उनसे किसी ने नहीं पूछा, किसी रिपोर्टर ने उन्हें नहीं पूछा कि पाकिस्तान को क्या लॉसेस हुए। रीजन बीइंग, सब जानते हैं कि इसका सही जवाब मिलने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लिए डिनायल मोड ऑन करना बहुत इजी है, वो हर चीज को डिनाई कर देंगे। इसीलिए किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा। ये सवाल इंडियन ऑफिशियल्स को ही क्यों पूछे जा रहे? बिकॉज पूरी दुनिया जानती है और ये मानती है दैट इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। हम एक जिम्मेदार मुल्क है।
अगर हमें लॉसेस हुए हम मानेंगे। आप देखिए, इवन जब हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए के भारती से यह सवाल पूछा गया उनकी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि पाकिस्तान के कितने फाइटर एयरक्राफ्ट्स आपने गिराए हैं, उन्होंने कोई भी नंबर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास नंबर्स है, मैं जानता हूं कि कितने गिराए, पर जब तक हमारे पास पुख्ता टेक्निकल एविडेंस ना हो तब तक हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते। यह होता है एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का, और यह फर्क है हम में और पाकिस्तान में। इसी के कंपैरिजन में आप देख लीजिए कि 7 मई को जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया गया एक फॉरेन जर्नलिस्ट के द्वारा, और जब उस फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने इतने फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के, जिसमें राफेल भी शामिल है, आपने मार गिराए, आपके पास उसके क्या एविडेंस है, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जवाब था सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, वहां ये चल रहा है। हम इस तरह का बचकाना बर्ताव नहीं कर सकते। अच्छा, जो लॉसेस हुए हैं हमारी तरफ, उनका क्या महत्व है? मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है कि राफेल में ही प्रॉब्लम है, हमें राफेल नहीं लेने चाहिए थे। कुछ लोगों का, एक सिलेक्टेड कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, या हमारे पायलट्स में कमी है। देखिए, ये सब बकवास है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पास अभी राफेल ही इकलौता 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और अपनी कैटेगरी का वो वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है इन द वर्ल्ड। तो राफेल में कमी है, कमी होने के बावजूद भारत ने उसे लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राफेल एक बहुत कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है। हमारे पायलट्स में कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको यह बता सकता हूं कि नहीं, और पायलट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरह की ट्रेनिंग होती है आईएफ पायलट्स की, और ये साल भर चलती रहती है, ड्रिल्स, एक्सरसाइजेस, और कई सारे बड़े जो दुनिया के जो बड़े एडवांस्ड एयर फोर्सेस है, उनके साथ हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती है, और वो भी मानते हैं कि इंडियन पायलट्स आर अमंग द बेस्ट स्किल्ड पायलट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर कुछ लॉसेस हुए भी है तो राफेल या इंडियन पायलट्स को दोष देना ठीक नहीं है। हमें यह समझना होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर अस। वो हमारे लिए सरप्राइज था, हमने उसे एंटीसिपेट नहीं किया था। पाकिस्तान न्यू इट, उन्होंने प्लान किया है, उन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया है। वो जानते थे, वो ये भी जानते थे कि जब ऐसा कोई अटैक होगा तो इंडिया रिटेलिएट करेगा, और वो उसके लिए तैयार थे। हमारी फोर्सेस को सिर्फ 14 दिन मिले तैयार होके टारगेट्स को हिट करने के लिए, और इसके बावजूद जब दुश्मन पूरी तरह से सतर्क है, वो जानता है आप रिटेलिएट करने वाले हो, और आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उसमें भी आप तैयारी करके आगे वाले को हिट करते हो, तो लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात आपको समझनी होगी, टैक्टिकल मिस इंटरप्रिटेशन। कोई भी फौज हो, कोई भी सेना हो इस दुनिया की, किसी भी दल का कोई यूनिट हो, बटालियन हो या कंपनी हो, जब कॉम्बैट में जाती है तो जाने से पहले इन डेप्थ प्लानिंग होती है। कई सारे सिनेरियोस इमेजिन किए जाते हैं कि अगर हम ये करते हैं तो दुश्मन क्या करेगा, अगर दुश्मन ये करता है तो हमारा जवाब क्या होगा। ऐसे कई सारे सिनेरियोस इमेजिन किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी अनगिनत संभावनाएं होती है लड़ाई के दरमियान, वो छोटी हो बड़ी हो, अनगिनत संभावनाएं होती है कुछ होने की। और आप कितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया का चाहे बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट क्यों ना हो, बेस्ट टैक्टिशियन क्यों ना हो, कुछ पॉसिबिलिटीज, कुछ सिनेरियोज हमेशा अनएड्रेस्ड रह जाते हैं। आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। दिस इज वन ऑफ द अनरिटन रूल्स ऑफ कॉम्बैट। यह जंग का एक अलिखित नियम है कि यह होगा, आप चाहे कितनी तैयारी कर लो। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कुछ। कल का ही एग्जांपल ले लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर का।
यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कुछ ड्रोन्स छोड़े जिन्होंने डीप विद इन रशिया के बहुत अंदर में उनके एयरफील्ड्स पे जाके रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है, उन्हें टारगेट किया और लगभग रशिया के 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक दिन में डिस्ट्रॉय कर दिए। किसने? यूक्रेन। अब आप ये कहेंगे कि यूक्रेन रशिया से ज्यादा ताकतवर है, या रशिया के जो ये डिफेंस सिस्टम्स है, उनके जो मैकेनिज्म्स है, उनकी डॉक्ट्रिन्स जो है वो बकवास है, फालतू है, या रशियन पर्सनल्स जो है, उनके आर्म फोर्सेस पर्सनल्स जो है, इनकी कैपेबिलिटी में कमी है? ऐसा नहीं है। इन कॉम्बैट देयर इज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, खाड़ी युद्ध का, गल्फ वॉर 1991 में जो हुआ था, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, दुनिया का इकलौता सुपर पावर था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, चाइना उस वक्त कहीं सीन में भी नहीं था। तो पूरी दुनिया में यूएस इकलौता सुपर पावर था जिसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अनइमेजिनेबल थे। आप कल्पना नहीं कर सकते थे, वो टेक्नोलॉजी उनके पास थी उस वक्त 1991 में। और उन्होंने इराक पे हमला किया, जो बहुत ही छोटा देश है यूएस के कंपैरिजन में, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली कुछ भी नहीं है यूएस के साथ। उस वक्त भी नहीं था, 1991 में तो भी नहीं था। इसके बावजूद यूएस एयरफोर्स के 13 फाइटर जेट्स इराक ने मार गिराए। एडवांस फाइटर जेट्स थे ये, आज भी जिनकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है दुनिया में, F-15 ईगल्स, F-16 फैल्कन्स, आज भी दुनिया की कई एयरफोर्सेस इन्हें यूज करती है। इराक ने 13 ऐसे एयरक्राफ्ट मार गिराए। क्या अब यह कहना सही होगा कि इराक यूएसए से ज्यादा ताकतवर था? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां कॉम्बैट है वहां लॉसेस है। हां, अगर आपको लॉसेस नहीं चाहिए है तो भाई फिर समझदारी इसी में है, या आपके पास एक ऑप्शन यह है कि कॉम्बैट में जाओ ही मत लड़ो, क्योंकि कॉम्बैट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। लेकिन ना लड़ना यह भी कोई लॉसेस प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि जब आप ठान लोगे कि क्योंकि हमें लॉसेस नहीं चाहिए तो हम कॉम्बैट में नहीं जाएंगे, हम वॉर नहीं करेंगे, हम जंग में नहीं जाएंगे, तो दुश्मन आपके घर में घुस के आपको मारेगा। लॉसेस तो तब भी होंगे। हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जमीन पर खड़ा खड़ा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, नॉट लाइक ए सिटिंग डक। क्योंकि जब यह होता है तो उस देश की एयरफोर्स के लिए और उस देश के लिए एक बड़ी शर्मनाक चीज होती है, क्योंकि जो आपने एसेट खरीदा था हवा में उड़ के दुश्मन को मारने के लिए, वो जमीन पे बैठा बैठा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एटलीस्ट हमारे मामले में ये नहीं हुआ है। एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द प्रोफिशिएंसी ऑफ अवर आर्म फोर्स पर्सनल्स। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसे ऑपरेट करने वाले जो हमारे वेल स्किल्ड लोग हैं, उनकी वजह से ये हमने होने नहीं दिया। पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की थी, बट हमने उसे रोका है। ये सब तो हो गया, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट, ये जो चल रहा है वो भी शायद चलता रहेगा। लेकिन आगे जो कुछ होने वाला है, मैं आपका थोड़ा ध्यान उस तरफ भी ले जाना चाहता हूं। आसिम मुनीर एक इस्लामिक कट्टरपंथी अब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया है, और ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, बहुत मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि आसिम मुनीर अब अपना फील्ड मार्शल बनना, इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और एक सबसे पोटेंट चीज उसके हाथ में है, एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो उसके हाथ में है खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद का फील्ड मार्शल बनना, इसे जस्टिफाई करने के लिए, वो ये है कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को एनकरेज करे और एंटी इंडिया ऑपरेशंस हमारे देश में कंडक्ट करे। क्योंकि हमने भी अब अपनी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन जो है वो चेंज कर दी।
हमने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी अब हमारे देश में होती है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे और हम उसी इंटेंसिटी से रिटेलिएट करेंगे। दिक्कत यह है कि इस रिटेलिएशन की वजह से आसिम मुनीर को यह जस्टिफाई करना और आसान हो जाए, क्योंकि जब हम रिटेलिएट करेंगे तो ऑब्वियस है उनके साइड में लॉसेस होंगे, कुछ लॉसेस हमें भी हो सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे अपनी जनता के सामने नहीं रखेगा, लेकिन हमारे एंड पे अगर कुछ लॉसेस होते हैं तो बड़ा चढ़ा के या कुछ इमेजिनरी लॉसेस भी बना के वो अपनी जनता के सामने उसे प्रोजेक्ट करेगा, ताकि उसकी जो मिलिट्री है उसका रेलेवेंस बना रहे। दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर अब एक ऐसे पोजीशन पे चला गया है जहां हम कह सकते हैं दैट वेयर देयर इज पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। फील्ड मार्शल बन गया है वो, यानी अब वो कभी रिटायर नहीं होगा सर्विस से, बिकॉज फील्ड मार्शल्स नेवर रिटायर, मरने तक वो सर्विस में रहते हैं। तो अब वो सर्विस में रहेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शायद चेंज हो जाए, कोई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। अब अगर इंडिया की तरफ से उसे मार पड़ती है पाकिस्तान को, तो हो सकता है आसिम मुनीर किसी और को बलि का बकरा बना दे और उसे सर्विस से निकाल दे, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले, लेकिन वो अपनी जगह बना रहेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनके भी पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में कुछ पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट डेवलप हो गए हैं और जो वो एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की क्रिप्टो करेंसी फर्म है जिसमें ट्रंप फैमिली की 60% हिस्सेदारी है, और अभी इस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक पार्टनरशिप की है। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी माइनिंग को प्रमोट किया जाए और क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान से शुरू करके पूरे दुनिया भर में जहां कहीं पॉसिबल है उसे लेजिटिमेसी दिलाई जाए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल इंटरेस्ट है, ये उसी की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, अब ये पाकिस्तान में काम कर रही है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के बारे में अब उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया है, उनकी नेसेसिटी बन गई है पाकिस्तान। दूसरा भी एक रीजन है, जेंट्री बीच एक व्यक्ति का नाम है जो ट्रंप परिवार के काफी करीबी है। ट्रंप का अमेरिका में जो रियल एस्टेट बिजनेस है इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, इस जेंट्री बीच की। ये जनवरी 2025 में पाकिस्तान गए थे और इन्होंने पाकिस्तान से ही घोषणा की थी कि पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर में अब इनकी कंपनी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर जो है इट इज डोमिनेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान आर्मी के बीच में एक बिजनेस पार्टनरशिप होने जा रही है, एंड दीज आर डेंजरस साइंस फॉर अस। तो ऐसी कई चीजें हैं, डेवलपमेंट्स है जिन पे हमें ध्यान रखना होगा और इन्हें मिटिगेट करने की हमें कोशिश करनी होगी। एक और बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो मैंने देखा कि 7 मई और 8 मई के दिन हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स है, मीडिया चैनल्स जो है, उनमें जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही थी वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश की जनता को पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कई मीडिया चैनल्स में तो यह खबरें चल रही थी कि हमारी फोर्सेस जो है उन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, शहबाज शरीफ देश छोड़ के भाग गया है, पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो गया है, इवन आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत हो गई है पाकिस्तान आर्मी में, और ना जाने क्या। ये वो वक्त था जब देश की जनता को सच्ची जानकारी चाहिए थी। आज कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज वॉन द नैरेटिव वॉर। मैं नहीं मानता इन सब बातों को, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। प्रोपेगेंडा कुछ वक्त के लिए लोगों को बहला सकता है, लेकिन सच्चाई उभर कर सामने आ ही जाती है। हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमें उनसे यही उम्मीद है कि वो बड़ा चढ़ाकर
खबरें दिखाने के बजाय अगर देश की जनता को सही जानकारी दे तो ये जो ऐसा फेक नैरेटिव है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, उसे काउंटर करने में मदद होगी। थैंक यू।